नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रतीक की आवाज़ अभी रॉकी ने सुनी ही थी कि तभी उसने तुरंत प्रतीक से कहा, सर मैं जा ही रहा हूँ। और कह करके बिना देर किए रॉकी तुरंत वहाँ से चला गया। रॉकी के वहाँ से जाने के बाद प्रेरणा ने रॉकी से कहा, आखिर रॉकी भी हमारा टीम मेंबर है सर, इसलिए। प्रेरणा अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले प्रतीक ने बीच में बोलते हुए कहा, ये मैं भी जानता हूँ, मगर मुझे उसकी हरकतें अजीब लगी, इसलिए मैंने उससे वो सब कहा। अन्यथा मुझे कोई शौक नहीं था उससे इस तरह से बात करने का। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, हो सकता है कि आप रॉकी के बारे में गलत सोच रहे हो सर। प्रतीक ने कहा, इस दुनिया में हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता है मैडम। लोग चेहरे पर चेहरा लगा करके घूमते हैं यहाँ। आप किसी की भोली सूरत देख करके भरोसा कर सकती हैं, मगर प्लीज कम से कम मुझसे ये अपेक्षा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रेरणा, आपका बातों बातों में बोलने का टोन क्यों बदल जाता है सर, जबकि मैं तो अभी आपसे सीधी तरह से ही बात कर रही थी। प्रतीक ने गुस्से से प्रेरणा से कहा, मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको बात करनी है मुझसे तो कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, जबकि मैं तो आपसे ठीक से ही बात कर रही थी। आखिर किसी के सहन करने की भी कोई सीमा होती है सर। और कहते हुए प्रेरणा का गला भर आया था और साथ ही उसकी आंखों में नमी भी उतर आई थी। लेकिन प्रतीक उसकी आंखों की नमी ना देख ले, इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखों के कोरों को पोंछने लगी। प्रेरणा के छिपाने के बाद भी प्रतीक ने देख लिया था कि प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए हैं। आखिर वह दिल का बुरा नहीं था, इसलिए प्रेरणा की आंखों में नमी देख करके उसका भी दिल, जिसे वह कठोर दिखाने की कोशिश करता था, अब वह भी नर्म हो गया था। और इसलिए उसने प्रेरणा से कहा, मैडम मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। मैडम, अपने अनुभव से मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि रॉकी यहाँ केवल आपसे साइन कराने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसका उद्देश्य कुछ और ही था। वह क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। और मैंने अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए उससे ये सब कहा है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने गलती की है तो उसके लिए सॉरी। अभी कुछ देर पहले प्रतीक की जिन बातों ने प्रेरणा को हर्ट किया था, वही अब प्रतीक की अपनेपन से भरी बातों ने मरहम का काम किया था, जिन्हें सुन करके प्रेरणा को अच्छा भी लगा था। और वह सोच रही थी कि प्रतीक सच में है क्या, कितना मुश्किल है उसे समझ पाना। और फिर अपने ख्यालों से निकल करके प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, आपने अभी कुछ देर पहले सही ही कहा था कि सर की इंसान के चेहरे के ऊपर चेहरा लगा करके घूमते हैं। आपकी बात सच है, क्योंकि आप खुद भी जो चेहरा दिखाते हैं हकीकत में वो आपकी असलियत नहीं है। आप कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। प्रेरणा की बात सुन करके प्रतीक को एहसास हुआ कि जैसे प्रेरणा ने उसकी चोरी पकड़ ली है, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि प्रतीक जान करके खुद को ऐसा दिखाता था, और खास करके प्रेरणा के सामने, क्योंकि वह डरता था कि कहीं उसके कदम फिर से उस ओर ना बढ़ जाएं जिस रास्ते पर बढ़ करके पहले वह कठोर हो चुका है। और इसलिए अभी भी उसने इस बात को टालते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। आपने मुझे कुछ डिस्कस करने के लिए रोका था, इसलिए हमें अब उस बारे में बात करनी चाहिए। प्रेरणा समझ तो रही थी कि प्रत्येक बात को टालने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन उसने भी अभी उससे उस बारे में नहीं पूछा जिसे प्रतीक अभी टालने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने प्रतीक से कहा, ओके सर, हम उसी पर डिस्कस करते हैं जो आप चाहते हैं। और फिर प्रेरणा प्रतीक से अपनी टीम के काम के बारे में बात करने लगी।
इधर रॉकी प्रेरणा के ऑफिस रूम से अपने केबिन में आ गया था। वहां से आने के बाद वह प्रतीक की बातें याद करके अभी भी डर रहा था, इसलिए उसने अपने मन में कुछ विचार किया और फिर शैली का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद शैली ने रॉकी को फोन पिक किया और उससे कहा, हाँ क्या खबर है रॉकी। रॉकी ने कहा, माफ करना मैडम, मेरे बस की बात नहीं है प्रेरणा मैडम और प्रतीक सर की निगरानी करने की। शैली ने कहा, आखिर बात क्या है, क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। रॉकी ने कहा, आज बड़ी मुश्किल से बच करके आया हूँ प्रतीक सर से, और आप कह रही हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। रॉकी ने आगे कहा, मैडम शरीर ठीक से सलामत रहेगा तो गाड़ी तो मैं और भी खरीद लूंगा, मगर मुझे डर है कि हिटलर की चौकसी में मुझे अपने हाथ पैर तुड़वाने पड़ सकते हैं, इसलिए मेरी हिम्मत ने तो अब जवाब दे दिया है। शैली ने कहा, आखिर हुआ क्या है, तुम ये बुजदिलों वाली बातें क्यों कर रहे हो। रॉकी ने कहा, आपके कहने पर मैं गया था मुखबिरी करने, वहां वो बड़े बाबू भी बैठे थे। उनकी बातें सुन करके लग रहा था कि जैसे उन्हें पता लग गया है कि मैं वहां क्यों आया था। किसी तरह वहां से बच करके आया हूं। पहले की चोट तो अभी तक ठीक नहीं हुई है मैम, अब मेरी हिम्मत नहीं है प्रतीक सर से और मार खाने की। शैली ने कहा, मतलब कि तुम अब मेरा काम नहीं करोगे। रॉकी ने कहा, मैडम मैंने बताया ना कि मेरी क्या हालत हुई है और आप फिर भी मुझे उस शेर के पास भेजने के लिए बोल रही हैं। शैली ने कहा, मैंने तुमसे बहाना बनाने के लिए नहीं कहा है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं। रॉकी ने कहा, प्लीज मैडम आप किसी और को रख लीजिए इस काम के लिए, मेरी हिम्मत तो जवाब दे रही है। शैली ने कहा, अच्छी बात है, फिर मैं खुद ही बता देती हूँ प्रतीक जी की कि तुम प्रेरणा और प्रतीक जी की जासूसी कर रहे थे, फिर वो जाने या तुम जानो। शैली की बात सुन करके जैसे रॉकी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये तो मुझ गरीब के साथ अन्याय हुआ मैडम, एक तरफ मेरे लिए कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। शैली ने रॉकी से मुस्कुरा करके कहा, अन्यथा कैसा मिस्टर रॉकी, अन्याय कैसा मिस्टर रॉकी, ये रास्ता लालच में आकर के खुद तुमने ही चुना था, तो अब भुगतोगे भी तुम्हें। रॉकी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, मती मारी गई थी मेरी। शैली ने कहा, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आगे का क्या प्लान है फिर तुम्हारा। रॉकी ने कहा, जब मार दोनों तरफ से ही खानी है तब आपके साथ रह करके ही खा लेते हैं, कम से कम मार खाने के बदले कुछ कुछ मिलेगा तो सही। शैली ने रॉकी की बात सुनने के बाद खुद से मन में कहा, मैं जानती हूँ रॉकी कि तुम कितने बड़े कमीने हो, तुमने अपने ही स्वार्थ के लिए मेरी मदद की थी। शैली के मन की बात जैसे रॉकी ने सुन ली थी, उसने भी तब खुद से मन में कहा, मैं समझता था कि मैं ही कमीना हूँ, लेकिन शैली तो मुझसे कहीं आगे है। रॉकी की ओर से कोई जवाब ना पा करके शैली ने रॉकी से कहा, मुझे बाद में कोस लेना, अभी काम की बात कर लेते हैं। शैली की बात का जवाब देते हुए रॉकी ने कहा, मैम भला मैं क्यों आपको कोसने लगा। शैली ने कहा, वो तो तुम ही जानते होगे, खैर छोड़ो इन बातों को और मेरी बात को ध्यान से सुनो। शैली ने आगे कहा, तुम मेरे साथ मिलकर के काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें भी जोखिम में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं तुम्हें प्रेरणा के ऑफिस रूम के कैमरे को ऑनलाइन कंट्रोल दिलवा देती हूँ, जिसके जरिए तुम अपने मोबाइल फोन से प्रेरणा और प्रतीक जी पर अपनी नजर रख सकते हो। शैली ने आगे मुस्कुरा करके कहा, अब तो तुम मुझे नहीं कोसोगे ना। रॉकी ने कहा, सॉरी मैम, मैं आपको गलत समझ बैठा था। शैली ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अब अपना काम ठीक से करना, ओके। रॉकी ने कहा, ओके, और फिर शैली ने फोन कट कर दिया। शाम के समय छुट्टी के बाद प्रेरणा जब ऑफिस की पार्किंग में पहुंची तभी प्रतीक अपनी गाड़ी से उसके पास से गुजरा था और उसने प्रेरणा को देख भी लिया था और प्रेरणा ने भी रॉकी को देख लिया था और कुछ पल के लिए दोनों की नजरें भी मिल गई थी, मगर बावजूद इसके प्रतीक ने प्रेरणा से अपनी गाड़ी में चलने को नहीं कहा और वह अपनी गाड़ी लेकर के वह वहां से चला गया। प्रेरणा को यह देख करके बहुत बुरा लगा। वह तो सोच रही थी कि आज ऑफिस में उसके और प्रतीक के बीच हुई बातचीत के बाद उसके और प्रतीक के रिश्तों में कड़वाहट दूर हो गई होगी, मगर जो अभी उसने देखा उसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो जो सोच रही थी वह गलत था। उसने ही प्रतीक को समझने में जल्दबाजी कर दी। प्रेरणा वहां से उदास मन के साथ सुमित की गाड़ी से घर के लिए निकल गई, मगर रास्ते भर वह प्रतीक के बारे में ही सोचती रही।
प्रेरणा उदास मन के साथ जब घर पहुंची, उसकी नजर न चाह करके भी प्रतीक के घर के दरवाजे पर जा करके ठहर गई, मगर प्रतीक के घर की लाइट अभी बंद थी, इसलिए उसने सोचा कि प्रतीक अभी शायद आया नहीं है, और तब वह अपने घर का ताला खोल करके अंदर चली गई। इधर अमित का आज अपनी जॉब पर पहला दिन था और वह उसकी पहली ही जॉब थी, इसलिए वह कुछ नर्वस भी था। और इसलिए जब आज अमित कैफे के मालिक तरुण से मिलने गया था, तरुण उसका चेहरा देख करके उसकी मनोस्थिति समझ गया था, और इसलिए तब उसने अमित को कंफर्ट में लाने के लिए वहां के एक पुराने स्टाफ रवि को वहां बुलाया और उससे कहा, रवि ये अमित है, हमारे कैफे का नया स्टाफ, तुम आज अमित के साथ रह करके उसे बताना कि उसे कैसे काम करना है। तरुण ने रवि को समझा करके अमित को उसके साथ भेज दिया। अमित दिमाग से बहुत तेज था, चीजों को वह जल्द ही सीख लेता था, और इसलिए रवि के समझाने पर आज उसने काफी कुछ सीख भी लिया था। अमित को यहाँ आए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी कैफे में कुछ लड़कियां आईं और आ करके एक टेबल पर बैठ गई। रवि अभी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी था, इसलिए उसने अमित से कहा, अमित तुम उन कस्टमर के पास चले जाओ और तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। अमित ने कहा हाँ, और कह करके अमित उन लड़कियों की टेबल की ओर चला गया। अमित उन लड़कियों की टेबल के पास अभी पहुंचा ही था कि तभी उनमें से एक लड़की ने उससे कहा, क्या तुम यहाँ के स्टाफ हो? अमित ने कहा जी, और तभी दूसरी लड़की ने कहा, मगर तुम बाकी स्टाफ की तरह यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? अमित ने कहा, मेरा आज यहाँ पहला दिन है, आज यूनिफॉर्म नहीं था। उन लड़कियों में प्रतीक के दोस्त रोहित की छोटी बहन रिया भी थी, और अब रिया ने अमित से कहा, फिर तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा, तुम किसी पुराने स्टाफ को हमारे पास भेजो। अमित ने कहा, वो बिजी हैं, आप बता दीजिए कि क्या लाना है, मैं आपका ऑर्डर ला दूंगा। तभी रिया ने अमित से कहा, तुमसे कहा ना कि तुम अपने सीनियर को भेजो, समझ में नहीं आता है क्या तुझे? रिया के कहे एक एक शब्द जैसे अमित को चुभ गए थे। वह ऐसी भाषा सुनने का बिल्कुल भी आदी नहीं था, और इसलिए वह रिया की बात का जवाब देना चाहता था, मगर अपने घर की स्थिति उससे छिपी नहीं थी, और वह यह भी जानता था कि उसे ये जॉब भी कितनी मिन्नतों के बाद मिली थी। इसलिए वह नहीं चाहता था कि अपनी जॉब के पहले दिन ही वह जॉब से निकाल दिया जाए, और इसलिए उसने खुद को रोक लिया। मगर वह स्वाभिमानी मजबूर लड़का अपनी आंखों में उतर आई नमी को नहीं रोक पाया। उसकी आंखें रिया के कहे शब्दों को सुन करके भर आई थी। अमित ने तब धीरे से रिया से कहा, जी मैं अभी बुला देता हूँ, और कह करके अमित अभी जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी रिया के साथ वाली लड़की ने रिया से कहा, पता नहीं ये नए नए नमूने कहाँ से रख लेते हैं काम पर, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। अमित ने फिर ये नुकीले शब्द सुन लिए थे। वह अब भी उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया और अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया। वह वहां से आगे बढ़ गया। रवि अभी बिजी था, इसलिए अमित उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मगर वह उनके पास जा करके खड़ा हो गया था। रवि ने जब अमित को अपने पास खड़ा देखा, तब उसने अमित से कहा, क्या हुआ अमित, तुमने उन लड़कियों का ऑर्डर ले लिया? अमित ने मायूसी भरे स्वर में कहा, वो कहती हैं कि अपने किसी सीनियर को बुलाओ। रवि ने हैरानी के साथ कहा, मगर क्यों? तुम्हें ऑर्डर करने में उन लड़कियों को क्या दिक्कत है? अमित ने उदासी भरे स्वर में कहा, कहती हैं कि यूनिफॉर्म नहीं पहनी है और मुझसे गलत तरीके से बात भी कर रही हैं रवि भाई। कहते हुए अमित का गला भर आया था। रवि ने कहा, तुम परेशान मत, अगर तुमने यूनिफॉर्म नहीं भी पहनी है तो क्या ऑर्डर नहीं दे सकती हैं? वो पता नहीं कभी कभी ऐसे अजीब कस्टमर कहाँ से आ जाते हैं। रवि ने आगे अमित से कहा, तुम यहीं किचन में रुको, मैं उन नकचढ़ी लड़कियों से मिल करके आता हूँ। और कह करके रवि वहां से चला गया। रवि ने रिया और उसकी फ्रेंड के पास जा करके कहा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तभी रिया ने रवि से कहा, तुम्हारे कैफे में किसी को भी रख लेते हैं क्या? रवि ने कहा, ये मेरा कैफे नहीं है मैडम, मैं तो यहाँ बस काम करता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों बोल रही हैं ऐसा कि किसी को भी रख लेते हैं। रिया ने कहा, तुम काफी समझदार लगते हो उस पहले वाले लड़के से। रवि, कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाता मैडम। जब मैं यहाँ पहली बार आया था अमित से भी ज्यादा नर्वस था, मगर वक्त के साथ सीख गया, अमित भी सीख जाएगा।
तभी रिया की फ्रेंड ने रवि से कहा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑर्डर लो और जल्दी से भिजवा दो। रवि ने कहा, मैं ऑर्डर लेने ही आया हूं मैडम, आप बता दीजिए क्या ऑर्डर लेकर के आना है। तब रिया ने सभी के लिए ऑर्डर कर दिया और रवि ऑर्डर ले करके वहां से चला गया। रवि के वहां से जाने के बाद रिया की सहेली ने रिया से कहा, यहाँ का सारा स्टाफ ही बदतमीज है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रिया ने कहा, छोड़ो ना यार, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, खा करके चल, इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लगना। रिया की दूसरी फ्रेंड ने तभी कहा, रिया सही कह रही है, खाम खा क्यों अपना मूड खराब करना। रवि जब अंदर पहुंचा उसने अमित से कहा, अमित तुम्हें हर्ट होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं, वो लड़कियां हैं ही नकचढ़ी, इसलिए तुम उनके बारे में सोच करके अपना मूड खराब मत करो। रवि की बात सुन करके अमित समझ गया था कि अगर उसे यहाँ काम करना है तो इस सब की आदत डालनी ही पड़ेगी। प्रतीक और प्रेरणा के रिश्तों में वक्त के साथ सुधार नहीं आया, बल्कि प्रतीक प्रेरणा से अक्सर दूरी बनाने की ही कोशिश करता था, और अगर कभी दोनों को मजबूरी बस सामना हो भी जाता था तब प्रतीक प्रेरणा के सामने खुद को अकड़ू दिखाने की कोशिश करता था, ताकि वह प्रेरणा के सामने कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि प्रतीक को डर था कि कहीं वह प्रेरणा के प्यार में ना पड़ जाए। आखिर वह अपने दोस्तों को प्यार से दूर रहने की सलाह देता था, तब वह खुद ही किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता था। और इस सब की पीछे की वजह था प्रतीक का अतीत, जो उसे अपने से अलग नहीं होने दे रहा था, या यूं कहें कि प्रतीक अपने अतीत से खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहता था। जहां प्रतीक प्रेरणा से खुद को दूर कर रहा था, वहीं शैली के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी। इसकी वजह थी क्योंकि प्रतीक शैली की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं था, वह बस उसे कंपनी की मालकिन मानता था, और इसलिए शैली के कहने पर वह उसके साथ कभी कभार टाइम स्पेंड कर लेता था। मगर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गुजरते वक्त के साथ शैली की दीवानगी उसके साथ बढ़ती जा रही थी, जिससे कि प्रतीक बिल्कुल अनजान था। लगभग अब प्रतीक और प्रेरणा को शैली की कंपनी से जुड़े हुए 6 महीने हो चुके थे। ऑफिस के एक शाम शैली ने रॉकी को फोन किया और उसे तुरंत अपने ऑफिस रूम में आने को कहा। रॉकी ने भी देरी नहीं दिखाई, आखिर शैली ने उसे एक कार जो दिलवा दी थी, और इसलिए रॉकी अब तो पहले से भी अधिक शैली जी की जी हुजूरी करने लगा था। कुछ ही देर में रॉकी शैली के सामने पहुंच गया और उसने शैली से कहा, जी मैडम बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। शैली ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है प्रतीक जी और प्रेरणा को हमारे यहाँ काम करते हुए 6 महीने हो गए। रॉकी ने भी शैली की ओर देखते हुए जवाब दिया, अगर आप कह रही हैं तो हो ही गए होंगे जी। शैली ने कहा, इन 6 महीनों में तुमने प्रेरणा और प्रतीक जी के बारे में क्या जाना। रॉकी, जहाँ प्रतीक सर कठोर दिल के हैं, वहीं प्रेरणा मैम का दिल बहुत सॉफ्ट है, वह अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं। शैली ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, रॉकी तुम्हें पता है मैं क्या पूछना चाहती हूँ तुमसे। रॉकी ने कहा, अच्छा तो आप दूसरी वाली बात कर रही हैं। और फिर रॉकी ने शैली से आगे कहा, मैम मैंने जब भी उन दोनों को साथ में देखा है तो अक्सर यही पाया है कि दोनों ही तब मिलते हैं जब बहुत जरूरी काम होता है। उसके अलावा तो अक्सर प्रतीक सर अपने केबिन में होते हैं और प्रेरणा मैम अपने ऑफिस रूम में। और फिर रॉकी ने कुछ सोचते हुए शैली से आगे कहा, मैडम ऑफिस में काफी सारा स्टाफ है, फिर आपने प्रतीक सर और प्रेरणा मैडम पर ही इतनी निगरानी क्यों रखी है? क्या आपको ये लगता है कि वे दोनों इस जॉब के काबिल हैं भी या नहीं? शैली ने रॉकी की बात का जवाब देते हुए कहा, रॉकी तुम हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉई हो और यह बात तुम भी बता सकते हो कि प्रेरणा और प्रतीक जी के यहाँ आने के बाद से तुम्हारी टीम का परफॉर्मेंस पहले से कैसा रहा है। रॉकी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रेरणा मैडम और प्रतीक सर के आने के बाद से हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है और उसके लिए हमारी टीम के काम को सराहना भी मिली है। शैली ने कहा, फिर तुम ही बताओ कि बात सिर्फ उन दोनों के काम की होती तब फिर मैं तुम्हें प्रेरणा और प्रतीक जी पर नजर रखने के लिए क्यों कहती। रॉकी ने कहा, बात तो आपकी ये भी सही है, फिर और क्या वजह हो सकती है मैम, आप ही बता दीजिए फिर। शैली ने कहा, अभी तो मैं तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं बता सकती, मगर इतना कह सकती हूँ कि आने वाले समय में शायद तुम्हें खुद ही सब पता लग जाएगा, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
रॉकी ने कहा जैसी आपकी मर्जी मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आगे मेरे लिए क्या हुक्म है। शैली ने कहा फिलहाल तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अब अपने काम पर ध्यान लगा सकते हो। अगर आगे जरूरत हुई तो मैं तुम्हें याद करूंगी। रॉकी ने कहा ओके मैम, और फिर रॉकी वहां से चला गया। रॉकी के जाने के बाद शैली ने खुद से कहा मैं ही शायद गलत समझ बैठी थी। प्रतीक जी और प्रेरणा के बीच कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो इन 6 महीनों में पता लग ही जाता, इसलिए मुझे अब उस प्रेरणा से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। प्रतीक जी सिर्फ अब मेरे होंगे। शैली समझ रही थी कि प्रतीक को वह अपना बना लेगी, लेकिन वह नादान अभी प्रतीक के बारे में जानती ही कहाँ थे। प्रतीक जब आज ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तब उसने रास्ते में देखा कि मंजू आंटी पैदल चली जा रही हैं। प्रतीक ने मंजू आंटी को देख करके उनके पास जा करके गाड़ी रोक दी और फिर उसने मंजू आंटी को आवाज लगाते हुए कहा आंटी आंटी। प्रतीक की पहली आवाज में तो मंजू आंटी ने सुना ही नहीं था। जब प्रतीक ने दूसरी बार आवाज लगाई तब मंजू आंटी ने प्रतीक की आवाज सुन करके रुक गई और उन्होंने प्रतीक को देख करके कहा सर आप। प्रतीक ने कहा आप गाड़ी में बैठ जाइए, आपको जहां जाना है आपको छोड़ दूंगा। मंजू आंटी ने कहा आप मेरे लिए क्यों परेशान होते हैं सर, मैं चली जाऊंगी। प्रतीक ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं होगी आंटी, आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। मंजू आंटी इस बार प्रतीक की बात टाल नहीं सकी और वह प्रतीक की गाड़ी में बैठ गई। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा आंटी अब बताइए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ूं मैं आपको। मंजू आंटी ने कहा मैं घर ही जा रही थी सर। प्रतीक ने कहा कहाँ रहती हैं आप। मंजू आंटी ने तब अपना एड्रेस प्रतीक को बता दिया। एड्रेस पता लगने के बाद प्रतीक ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रतीक की गाड़ी खड़ी देख करके प्रेरणा ने भी अपनी गाड़ी उससे कुछ दूर रोक ली थी और वह देख रही थी कि प्रतीक कर क्या रहा है। और उसने जब देखा कि प्रतीक ने बड़प्पन दिखाते हुए मंजू आंटी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया तब उसे यह देख करके अच्छा लगा। और जब प्रतीक की गाड़ी वहां से आगे बढ़ रही तब फिर प्रेरणा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गाड़ी भी वहां से आगे बढ़ा दी थी। प्रतीक गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मंजू आंटी चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे, गाड़ी के ग्लास में से बाहर देख रही थी। तभी प्रतीक ने उनसे पूछा आंटी आप रोजाना कैसे घर जाती हैं। मंजू आंटी ने कहा मेरी बेटी आ जाती है मुझे लेने के लिए, मजबूरी के चलते आज नहीं आई है। प्रतीक ने कहा कैसी मजबूरी आंटी। मंजू आंटी ने कहा रितु के पापा की एक पुरानी लूना थी, रितु उसी से कॉलेज जाती थी और छुट्टी के वक्त मुझे भी ऑफिस से ले जाती थी, मगर पुरानी लूना कब तक साथ देती, खराब हो गई। मैकेनिक के पास दिखाया तो वो कहता है कि अब बनवाने का कोई फायदा नहीं है, चलेगी नहीं। मंजू आंटी की बात सुन करके प्रतीक के मुंह से अचानक से निकल गया फिर आप नई स्कूटी दिलवा दीजिए रितु को, रितु को भी कॉलेज जाने में दिक्कत नहीं होगी। प्रतीक की बात सुन करके मंजू आंटी ने कहा मैंने कहा था रितु से कि मैं उसे किस्तों पर नई स्कूटी दिलवा दूंगी। जवाब में उसने कहा माँ मुझे स्कूटी की जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से चली जाया करूंगी और आपको भी साइकिल से ऑफिस से ले आया करूंगी। मंजू आंटी ने आगे प्रतीक से कहा आखिर एक मजबूर माँ की बेटी है, अपनी माँ की मजबूरी उससे छिपी नहीं, इसलिए उसने स्कूटी लेने से मना कर दिया। बहुत समझदार है मेरी बेटी। कहते कहते मंजू आंटी का गला भर आया था और उनकी आंखें भी भर आई थी। प्रतीक को एहसास हुआ कि उसे मंजू आंटी से ये सब नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने तुरंत अपनी गलती मानते हुए मंजू आंटी से कहा सॉरी आंटी, मुझे आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मंजू आंटी ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए फिर प्रतीक से कहा कोई बात नहीं सर, आपने कुछ गलत नहीं कहा था, मैं नई तो नहीं लेकिन पुरानी कोई स्कूटी देख रही हूँ, पुरानी स्कूटी सस्ती भी मिल जाएगी। मंजू आंटी की बात सुन करके प्रतीक उदास हो गया और वह अभी मंजू आंटी की बात का कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ देर बाद प्रतीक मंजू आंटी के घर पहुंच गया था। प्रतीक ने फिर मंजू आंटी के घर के बाहर गाड़ी रोक दी और तब मंजू आंटी गाड़ी से उतर गई और फिर उन्होंने प्रतीक से कहा सर चाय पी करके जाइएगा।
मंजू आंटी की बेटी रितु बाहर से कुछ सामान लेकर के अपने घर ही आ रहे थे। उसने कार से अपनी माँ को उतरते हुए देखा, तब वह उनके पास चली गई और प्रतीक मंजू आंटी की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले रितु ने अपनी माँ से कहा, माँ ये किसकी गाड़ी है? मंजू आंटी ने रितु का परिचय प्रतीक से कराते हुए कहा, बेटा ये प्रतीक सर हैं, हमारी ऑफिस में ही काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बेटा नमस्ते करो सर को। मंजू आंटी के कहने पर रितु ने प्रतीक से हाथ जोड़ करके नमस्ते कहा। प्रतीक ने भी तब रितु को नमस्ते कहा और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा, आंटी अब मैं चलता हूँ। मंजू आंटी ने कहा, सर चाय पी करके चले जाइएगा। प्रतीक ने कहा, आंटी आप तकलीफ मत कीजिए, फिर कभी चाय पी लूंगा। रितु ने रिक्वेस्ट करते हुए प्रतीक से कहा, सर ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं चाय जल्दी बना दूंगी, प्लीज चाय पी करके चले जाइएगा। और तब फिर मंजू आंटी ने भी प्रतीक से कहा, सर हम आपसे ज्यादा रुकने के लिए नहीं कहेंगे, आप चाय पी करके चले जाना, मगर आप ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रतीक इतनी आग्रह भरी रिक्वेस्ट अब और टाल नहीं सका और इसलिए तब उसने रितु से कहा, रितु आप फिर चाय बनाइए, मैं गाड़ी एक तरफ लगा करके आता हूँ। सुन करके रितु और मंजू आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर मंजू आंटी ने रितु से कहा, बेटा तुम जा करके चाय बनाओ, मैं सर के साथ आती हूँ। रितु ने कहा, जी माँ, और फिर रितु वहां से जल्दी से चली गई। प्रतीक जब मंजू आंटी के घर में अंदर पहुंचा, रितु तुरंत ट्रे में पानी के गिलास रख करके ले आई और प्रतीक जी की ओर बढ़ा दी। प्रतीक ने पानी का गिलास उठाते हुए रितु को थैंक्स कहा और फिर पानी पी करके वापस गिलास ट्रे में रख दिया। मंजू आंटी किराए के घर में रहते थे, उनका कमरा छोटा सा था, मगर उन्होंने अपने छोटे से कमरे को काफी व्यवस्थित कर रखा था और इसलिए तब प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा, किसी ने सही कहा है कि जगह से फर्क नहीं पड़ता है, वहां रहने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। मंजू आंटी को प्रतीक की बात सुन करके अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने तब प्रतीक से कहा, देखने वालों की नजर पर भी निर्भर करता है सर, यह आपकी उदारता ही है जो आप ऐसा कह रहे हैं। कमरे के साथ ही बनी किचन से भी रितु प्रतीक की बातें सुन रही थी, उसे भी प्रतीक की बातें सुन करके अच्छा लगा। कुछ देर बाद रितु चाय और प्लेट में कुछ बिस्किट लेकर के किचन से बाहर गई और फिर उसने एक चाय का कप प्रतीक को दे दिया और एक अपनी माँ को और बिस्कुट एक स्टूल पर रख दिया और फिर खुद पास बिछे हुए बेड पर जा करके बैठ गई। जब प्रतीक ने देखा कि रितु ने खुद चाय नहीं ली है, तब उसने रितु से कहा, रितु और आपकी चाय कहाँ है? रितु ने प्रतीक की ओर देख करके जवाब देते हुए कहा, सर मैं चाय कम पीती हूँ। प्रतीक ने कहा, फिर हमें क्यों पिला रही हो? रितु ने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए प्रतीक से कहा, आप हमारे घर के मेहमान जो हैं। प्रतीक ने कहा, अच्छा तो ये बात है। प्रतीक ने फिर रितु से आगे कहा, वैसे चाय अधिक पीना भी नहीं चाहिए, आप अच्छा करती हैं जो चाय कम पीती हैं। मंजू आंटी ने फिर प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, सर आपने क्या पढ़ाई की है जो आप इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं? मैं भी चाहती हूँ कि रितु पढ़ लिख करके आपके जैसे पोस्ट पर पहुँच जाए। प्रतीक ने रितु की ओर देखते हुए कहा, रितु 12वीं क्लास में कितने प्रतिशत मिले हैं आपको? रितु ने प्रतीक की ओर देख करके जवाब दिया, 93.7% सर। प्रतीक ने फिर मंजू आंटी की ओर देख करके कहा, आंटी मेरे तो 12वीं क्लास में 89% ही नंबर आए थे। रितु तो मुझसे भी अधिक होशियार है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि रितु को मुझसे भी अच्छी पोस्ट मिलेगी, प्रेरणा मैडम की तरह। प्रतीक के मुंह से प्रेरणा का नाम सुन करके रितु ने उत्सुकता से पूछा, सर प्रेरणा मैडम कौन है? प्रतीक ने कहा, प्रेरणा मैडम मेरी सीनियर हैं रितु, और वो मेरी सीनियर होना डिजर्व भी करती हैं क्योंकि वह भी आपकी तरह पढ़ने में अच्छी रही हैं और इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगी। रितु ने कहा, थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। और फिर रितु ने प्रतीक से आगे कहा, मैं भी पढ़ करके अच्छे मुकाम को पाना चाहती हूँ सर, ताकि अपनी माँ को जमाने भर की खुशियाँ दे सकूँ। प्रतीक ने कहा, मैं आपकी आंखों में वो उम्मीद देख सकता हूं और उसे पाने की चाह भी। आप एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगी रितु। मंजू आंटी ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सर, आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे भी यकीन हो गया है कि मेरी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी।
प्रतीक की बातों ने रितु के साथ साथ मंजू आंटी को भी मोटिवेट किया था और दोनों को ही प्रतीक को उनके घर आना अच्छा लगा था। चाय पी लेने के बाद प्रतीक ने रितु से कहा, रितु आपकी चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू फॉर टी। रितु ने कहा, थैंक यू सर। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा, आंटी अब मुझे इजाजत दीजिए। और फिर प्रतीक को कुछ याद आया और उसने मंजू आंटी से कहा, आंटी कल ऑफिस जाने के टाइम पर मैं आ जाऊंगा, आप मेरे साथ ही चलिएगा। मंजू आंटी, सर आप तकलीफ क्यों करते हैं, मैं चली जाऊंगी। प्रतीक ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे भी मुझे इस तरह से ही जाना होता है, इसलिए आप मेरे साथ ही चलिएगा। और हाँ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। प्रतीक की यह बात सुन करके मंजू आंटी ने प्रतीक के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर नम आंखों के साथ प्रतीक से कहा, कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते हैं। प्रतीक ने कहा, प्लीज आंटी मेरे सामने हाथ जोड़ करके मुझे लज्जित मत कीजिए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं और आप भी एहसान मत समझिए। और कह करके प्रतीक अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा, आंटी अब मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगा। रितु ने तब अपनी माँ से कहा, माँ मैं सर को बाहर तक छोड़ आती हूँ। प्रतीक ने रितु की ओर देखते हुए, रितु आप परेशान मत होइए, मैं चला जाऊंगा। और तब प्रतीक वहां से चला गया। प्रतीक के वहां से जाने के बाद रितु ने अपनी माँ से कहा, माँ सर बहुत अच्छे हैं। रितु की बात का जवाब देते हुए मंजू आंटी ने कहा, सही कहा तुमने, प्रतीक सर जैसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। प्रतीक को अपने लिए आज कुछ शॉपिंग भी करनी थी, इसलिए वह मंजू आंटी के घर से मार्केट के लिए निकल गया था। इत्तेफाक से जहां प्रतीक गया था उसी मार्केट में आज प्रेरणा भी शॉपिंग कर रही थी। प्रेरणा ने शॉपिंग के दौरान देखा कि दो लड़के उसका पीछा काफी देर से कर रहे थे। पहले तो उसे लगा कि ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जब उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो जहां भी जाती है वो उसके पीछे ही आ जाते हैं, तब उसने रुक करके उन लड़कों की ओर देखा। प्रेरणा को अपनी ओर देखता हुआ पा करके उन दोनों इधर उधर देखने का नाटक करने लगे, मगर प्रेरणा सब समझ रही थी, इसलिए उसने उन दोनों लड़कों से कहा, मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूं कि आप दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, जब पता लग ही गया है तब फिर छिपाने का क्या फायदा। बात यह है मैडम कि मेरे दोस्त का आप पर दिल आ गया है, बहुत पैसे वाला है मेरा दोस्त, आपको खुश कर देगा। वह लड़का अभी कुछ आगे और कहता, उससे पहले प्रेरणा ने उससे कहा, यह क्या बदतमीजी है, किसी से क्या ऐसे ही बात की जाती है, क्या आप लोगों में तमीज नहीं है। इस पर पहले वाले लड़के ने कहा, मैडम बदतमीजी नहीं है, ये तो मेरे दोस्त का हाल ये दिल है जो मैं उसकी ओर से बयां कर रहा हूँ। तभी इत्तेफाकन प्रतीक उस ओर से गुजर रहा था, लेकिन उसने जब दो लड़कों को प्रेरणा के सामने देखा तब उसके बढ़ते कदम ठहर गए और वह दूर रुक करके उस दृश्य को देखने लगा। प्रेरणा ने उस लड़के की बात के जवाब में कहा, मिस्टर आप अपनी हद पार कर रहे हैं। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, इसमें हद पार करने वाली क्या बात है जी, सच कह रहा हूँ, आप मुझे देखते ही पसंद आ गई थी और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं हासिल कर ही लेता हूँ, पैसों से या फिर ताकत से। प्रेरणा ने गुस्से से कहा, मगर मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम खरीद सको, समझे। तभी पहले वाले लड़के ने प्रेरणा से कहा, अरे तू इतना इतरा क्यों रही है, भाई की गर्लफ्रेंड बनने के लिए जो लड़कियां तरसती हैं, चुपचाप मान ले भाई की बात, तकदीर बदल जाएगी तेरी। प्रेरणा ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, गलत आजमाइश कर रहे हो। तभी उस लड़के ने फिर से कहा, देख सीधी तरह मान जा, नहीं तो। वह लड़का अपनी बात पूरी कह पाता, लेकिन तभी प्रेरणा के पीछे से किसी की आवाज आई, नहीं तो तू क्या कर लेगा। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रतीक की थी। प्रतीक आवाज सुनते ही प्रेरणा ने पहचान ली थी और उसने जब प्रतीक की ओर देखा उसकी आंखें प्रतीक की आंखों से मिल गई और प्रेरणा की आंखें भर आई। प्रेरणा की आंखों में आंसू देख करके प्रतीक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, मैं हूं ना, आपको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। तभी पहले वाले लड़के ने प्रतीक की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तू जानता नहीं है कि मेरा दोस्त कौन है,
कोई भी मेरे दोस्त के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता है। प्रतीक ने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने उस लड़की की ओर अपने कदम बढ़ा दिए और वह फिर उस लड़के के सामने जा करके खड़ा हो गया और फिर प्रतीक ने उस लड़के की ओर गुस्से से देखते हुए उसके गाल पर जोरदार ऐसा थप्पड़ मारा कि लड़का जमीन पर जा गिरा। तभी दूसरे लड़के ने प्रतीक की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया, तू मेरे बारे में जानता नहीं है। तभी प्रतीक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक नामर्द है तू जो कमजोर लड़कियों पर अपना जोर दिखाता है। लड़कियां तेरे अमीर बाप की जागीर नहीं है कोई जिन पर तू हक जमा सकता है। उस लड़के ने प्रतीक की बात सुनते ही प्रतीक को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, लेकिन प्रतीक ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने दूसरे हाथ से उस लड़के के मुंह पर मारने लगा। अपने दोस्त को पिटता हुआ देख करके पहले वाला लड़का जल्दी से प्रतीक की ओर लपका, मगर जब तक वह प्रतीक पर कोई वार कर पाता उससे पहले प्रतीक ने दूसरे वाले लड़के के पेट पर एक जोरदार किक मारी और वह उससे दूर जा गिरा। फिर प्रतीक ने पहले वाले लड़के के वार से खुद को बचाते हुए उसके पेट में एक मुक्का मार दिया, जिस पर उस लड़के के मुंह से चीख निकल गई और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ही लड़के जमीन पर गिरे हुए थे, उनमें अब और प्रतीक से लड़ने की हालत में कोई नहीं थे, मगर अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के की हेकड़ी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने कराहते हुए स्वर में प्रतीक से कहा, मैं तेरा चेहरा भूलूंगा नहीं कमीने। प्रतीक तब गुस्से से उसके पास आया और वह उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी प्रेरणा ने सोचा कि कहीं प्रतीक के हमले से वो लड़का मर ना जाए और प्रतीक कहीं खूनी ना बन जाए, इसलिए उसने तभी प्रतीक से कहा, सर मत मारिए, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। प्रेरणा की आवाज सुन करके प्रतीक ने अपने हाथ रोक लिए और फिर उस लड़के की ओर गुस्से से घूरते हुए कहा, ये होती है अच्छे लोगों की निशानी, जिसने उनके साथ बुरा किया उसकी भी फिक्र रहती है उन्हें। और कह करके प्रतीक उस लड़के से दूर जाने ही वाला था कि तभी उस लड़के ने प्रतीक से कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं प्रतीक, तू जानता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। उस लड़के के शब्दों को सुनकर के प्रतीक के बढ़ते हुए कदम रुक गए और फिर उसने उस लड़के की ओर पलट करके देखते हुए कहा, तू मेरा नाम कैसे जानता है? प्रतीक की बात का जवाब देते हुए उस लड़के ने कहा, मेरा नाम रोनी है। तेरा क्या? उस लड़की का भी नाम मैं जानता हूँ। और फिर रोनी ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा नाम ही है ना उस लड़की का? सुनते ही प्रतीक ने रोनी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसे झकझोरते हुए कहा, तू हमारे बारे में कैसे जानता है? इस पर रॉकी मुस्कुराने लगा और यह देख करके प्रतीक को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में अभी रॉकी को मुक्का मारने ही वाला था कि तभी प्रेरणा ने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं सर, आपको इन गुंडों पर अब और हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस वाले अभी आते ही होंगे। प्रेरणा की बात पर रॉकी मुस्कुराते हुए कहा और उसने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, देखता हूँ कि पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेती है। पुलिस को मैं अपनी पॉकेट में रख करके घूमता हूँ। और तभी रॉकी के साथी ने हंसते हुए प्रतीक से कहा, पुलिस से ये नहीं, पुलिस इससे चलती है। अभी देखना तुम दोनों की पुलिस वालों की भाई को देख करके क्या हालत होने वाली है। तभी पुलिस के दो आदमी वहां आ गए और उन्होंने जब रॉकी को यहाँ देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि गलती किसकी होगी, क्योंकि पुलिस वाले पहले से ही रॉकी की हरकतों से वाकिफ जो थे, मगर वो उसे उसके किए की सजा अभी तक दे नहीं पाए थे, क्योंकि रॉकी किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। पुलिस वालों को मामला पहले ही समझ में आ गया था कि गलती किसकी रही होगी, लेकिन फिर भी बनते हुए एक पुलिसकर्मी ने कहा, क्या हुआ यहाँ और किसने हमें फोन करके बुलाया था? तभी प्रेरणा ने कहा, सर मैंने आपको फोन किया था, ये लड़का और इनका दोस्त मुझे परेशान कर रहे थे। प्रेरणा ने रोनी की ओर इशारा करते हुए ये कहा था। तभी पुलिस वाले ने प्रेरणा से बनते हुए कहा, परेशान कर रहे थे से आपका क्या मतलब है मैडम? प्रतीक का दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसलिए उसने तब उस पुलिस वाले के पास आकर के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है ना? तो जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं मैं उसी भाषा में आपको बताता हूँ। और तब प्रतीक ने पुलिसकर्मी से कहा, छेड़ रहे थे ये दोनों इस लड़की को, बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। और फिर प्रतीक ने रॉकी और उसके साथी की ओर इशारा करते हुए पुलिसकर्मी से कहा, गलती करने के बाद भी इन लोगों की आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। देखिए इनकी आंखों में
कितनी बेशर्मी से हंस रहे हैं दोनों। पुलिस वाले ने नाटक करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। और फिर पुलिस वालों ने रॉकी को और देखते हुए कहा, क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? रॉकी ने कहा, क्या अपने दिल की बात किसी लड़की से कहना गलत बात है? तभी प्रतीक ने गुस्से से उस लड़के से कहा, एक बार जब उस लड़की ने ना कर दी, फिर उसे बार बार परेशान करना गलत बात ही है। और फिर प्रतीक ने पुलिस वाले की ओर देखते हुए कहा, और इसने ऐसा ही किया है सर। पुलिसकर्मी ने तब प्रतीक से अपना स्वर बदलते हुए तेज आवाज में कहा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? प्रतीक ने तब उस पुलिसकर्मी से गुस्से से कहा, तू किसे बोल रहे हो? आपसे रिस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ ना, रिस्पेक्ट से ही बात कीजिए। पुलिसकर्मी समझ रहे थे कि आज मामला दोनों ही तरफ से पेचीदा है, इसलिए उस पुलिसकर्मी ने तुरंत अपनी गलती मान ली और प्रतीक से कहा, माफी चाहूंगा कि आपको मेरी बात का बुरा लगा। प्रतीक ने कहा, आप इस सब को छोड़िए और इन दोनों को पकड़ करके अपने साथ ले जाइए। इन दोनों ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है, इस बात का गवाह मैं हूँ। प्रतीक ने आगे पुलिसकर्मी की ओर देखते हुए कहा, और एक बात, ये लड़की मेरी रिलेटिव है और मेरे फूफा जी दिल्ली के सीएम हैं। अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। प्रतीक की आंखों में आंखें डाल करके कही गई बात सुन करके उस पुलिसकर्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने अब तक ऐसी स्थिति नहीं बनी थी और पास खड़े रॉकी और उसके साथी की भी हालत अब टाइट हो गई थी, क्योंकि वो कहाँ जानते थे कि प्रतीक के फूफा जी दिल्ली के सीएम हैं। और वहाँ खड़ी प्रेरणा प्रतीक की ओर हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे खुद भी प्रतीक के कहे शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी पुलिसकर्मी ने खुद से विचार करने के बाद अपनी साथी हवलदार से कहा, रॉकी और उसके साथी को लेकर के चलो थाने। रॉकी वैसे तो पहले बहुत हेकड़ी दिखा रहा था, मगर अब भीगी बिल्ली बन गया था। क्यों, अभी जो प्रतीक ने उसके सामने कहा था उसने उसे हिला दिया था और इसलिए उसने प्रतीक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं जानता कि दिल्ली के सीएम आपके रिलेटिव है तो मेरी क्या मजाल थी कि इन मैडम को परेशान करता। प्रतीक ने तभी रोनी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मतलब तुम लोगों की नजरों में कमजोर की कोई इज्जत नहीं है, तुम उन्हें कीड़े मकोड़े ही समझते हो। तुम्हारी यही सोच बताती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो और तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और फिर प्रतीक ने पुलिसकर्मी की ओर देखते हुए कहा, इन दोनों को मेरे सामने से आप ले जाइए। तभी पुलिसकर्मी ने हवलदार से कहा, इनके हाथों में हथकड़ियां डालो और इन्हें गाड़ी में बैठाओ। हवलदार तुरंत उन दोनों को हथकड़ियां पहनाने लगा और तभी पुलिसकर्मी ने प्रतीक के पास आकर के कहा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। प्रतीक ने उस पुलिसकर्मी की ओर देखते हुए कहा, सच कहूं तो इन गुंडों में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप जैसे कुछ गलत पुलिसकर्मी की वजह से हमारी पुलिस बदनाम है, जो कि पुलिस ज्वाइन करते समय ईमानदारी से काम करने की कसम खाते हैं मगर अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हैं। और फिर प्रतीक ने उस पुलिसकर्मी से आगे कहा, अब आप जा सकते हैं। और तब दोनों पुलिसकर्मी रोनी और उसके साथी को वहां से लेकर के चले गए। प्रेरणा प्रतीक के पास खड़े उसकी ओर हैरत भरी नजरों से देख रही थी और प्रतीक ने भी यह नोटिस कर लिया था और वह इसकी वजह भी शायद समझ रहा था और इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, मेरे फूफा जी सीएम नहीं है, अगर ये सब नहीं करता तो वो पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ करके नहीं ले जा पाते। प्रतीक की बात का जवाब देते हुए प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, मतलब कि आपने झूठ बोला था। प्रतीक ने कहा, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है, अगर अच्छा करने के लिए झूठ का सहारा लेना भी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं उस झूठ को झूठ नहीं समझता। प्रेरणा ने फिर प्रतीक की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सर। प्रतीक ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। और फिर प्रतीक ने प्रेरणा से आगे कहा, अब आप अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। प्रेरणा ने कहा, जी शॉपिंग तो हो गई है, भूख लग रही है इसलिए सोच रही थी कुछ खा लूं। और फिर प्रेरणा ने सकचाते हुए प्रतीक से आगे कहा, चलिए सर साथ में डिनर करते हैं। प्रतीक ने कहा, जी मेरा मन नहीं है, आप डिनर कर लीजिए, मैं चलता हूँ। और कह करके प्रतीक वहां से आगे बढ़ ही गया था
प्रतीक को जाते हुए देख करके प्रेरणा ने गुस्से से कहा, पता नहीं इस इंसान को कब समझ आएगी। और फिर प्रेरणा ने आगे उदासी भरे स्वर में खुद से कहा, अगर मेरा मन रखने के लिए हाँ बोल भी देता तो इनका क्या चला जाता, मगर नहीं, इन्हें तो मुझे हर्ट करने में ही मजा आता है। अब मुझे भी कुछ नहीं खाना है यहाँ। और कह करके प्रेरणा भी वहां से आगे बढ़ गई। शैली अपने रूम में इधर बेड पर लेटी हुई थी और प्रतीक के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। रिंग की आवाज सुन करके शैली अपने ख्यालों से बाहर आ गई और फिर उसने फोन पिक करके अपने कान से लगाते हुए कहा, हाँ रॉकी बोलो। रॉकी ने कहा, मैडम आपके चहेते दोस्त को पुलिस ने पकड़ करके लॉकअप में बंद कर दिया है। शैली ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, भला पुलिस की हिम्मत कब से हो गई जो वह रोनी को लॉकअप में बंद करके रख सके। रॉकी ने कहा, ये पुलिस की हिम्मत नहीं, ये आपके चहेते प्रतीक सर की मेहरबानी है। उसकी ही मेहरबानी का नतीजा है कि रोनी हवालात में बंद है। शैली ने हैरानी के साथ कहा, अब इस सब के बीच प्रतीक जी कहाँ से आ गए और वो भला रोनी को क्यों बंद करवाने लगे। शैली ने आगे चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम ये पहेलियां बुझाना बंद करो और पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है। रॉकी ने कहा, आपने जो जाल प्रेरणा मैडम के लिए डाला था उसमें प्रतीक सर ने एंट्री मार करके उसके प्यारे और चहेते दोस्त रोनी को भी फंसा दिया है। और इतना ही नहीं, आपके रोनी को बुरी तरह से पीटा भी है और वो भी आपके चहेते प्रतीक सर ने। शैली ने हैरानी के साथ कहा, सब कुछ प्लान था, तब फिर प्रतीक सर वहां कैसे पहुंच गए। प्रेरणा तो शॉपिंग करने के लिए अकेली ही गई थी ना। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां हीरोइन वहां हीरो तो पहुंच ही जाता है मैडम, बस ऐसा ही समझ लीजिए। शैली ने गुस्से से कहा, मेरी रोनी को प्रेरणा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा था, मगर अब लगता है कि यहाँ फंस तो मैं ही गई हूँ। रॉकी, जब आपको पता लग जाता है कि प्रतीक सर और प्रेरणा मैडम के बीच कुछ नहीं है, तब फिर आपको क्या सूझी थी जो उस रोनी को आपने प्रेरणा मैडम पर डोरे डालने के लिए भेज दिया था। शैली ने कहा, उसने ऑफिस में प्रेरणा को देख लिया था और उसे वो पसंद आ गई थी, इसलिए जब उसने मुझे प्रेरणा से उसकी सेटिंग कराने को बोला तब मैंने ही उससे कहा था कि वह खुद भी उसे पटा सकता है, क्योंकि मैं खुद भी चाहती थी कि प्रेरणा की लाइफ में कोई और आ जाए। रॉकी ने कहा, और भला ऐसा आप चाहती क्यों थी। शैली ने कहा, इसके पीछे की वजह थी कि मुझे डर था कि कहीं प्रेरणा की सुंदरता प्रतीक को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी बाजी मुझ पर उल्टी पड़ जाएगी। रॉकी ने हैरानी के साथ कहा, मतलब कि आप प्रतीक सर को पसंद करती हैं। शैली ने कुछ सोचा और फिर रॉकी से कहा, हाँ। रॉकी ने कहा, मुझे अंदेशा तो हो रहा था कि कुछ ऐसी ही बात है, मगर छोटा मुंह बड़ी बात, इसलिए मैं कह नहीं पाया। रॉकी ने आगे शैली से कहा, आपने ये सोचा कि अगर प्रतीक सर को ये पता लग गया कि आपने रोनी को प्रेरणा मैडम पर डोरे डालने के लिए भेजा था तब क्या होगा। शैली ने घबराहट भरे स्वर में रॉकी से कहा, मगर प्रतीक जी को यह पता लगेगा क्यों। रॉकी ने कहा, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अगर प्रतीक सर को यह पता लग गया कि आपने ही उस रोनी को प्रेरणा मैडम के पास भेजा था तब आप तो उनकी नजरों में गिर जाएंगी। रॉकी अपनी बातें पूरी कर पाता उससे पहले शैली ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, अपनी बकवास बंद करो रॉकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने प्रतीक जी को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ किया है और इससे कहीं अधिक कर भी सकती हूँ। रॉकी ने कहा, अच्छी बात है मैडम, मैं तो आपको होने वाले खतरे से सचेत कर रहा था। शैली ने कहा, मुझे खतरों से खेलना पसंद है मिस्टर रॉकी। हाँ, मगर उन लोगों को सचेत रहना चाहिए जो इसके आदी नहीं हैं। इशारों में शैली ने रॉकी को सचेत कर दिया था कि अगर उसने कुछ गड़बड़ी की तो शैली उसके साथ क्या कर सकती है। और खुद रॉकी भी कमीना था, वह भी शैली के इशारों को समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत जी हुजूरी करते हुए शैली से कहा, ये तो मुझे पता था कि मैडम शेरनी है, किसकी हिम्मत है जो मैडम से आकर के पंगा ले सके। शैली ने कहा, ये चापलूसी करना बंद करो और जाकर के रोनी को हवालात से बाहर निकलवाओ। मैं वहां नहीं जा सकती और इसकी वजह तुम जानते हो, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। और एक बात, ये काम बड़ी सावधानी के साथ करना,
कहीं प्रतीक जी को इस बात का पता नहीं लग जाए। रॉकी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सावधानी बरतूंगा। शैली ने कहा, बरतनी ही होगी, अन्यथा प्रतीक जी को ये पता लगा कि तुम रॉकी को थाने से निकलवाने के लिए गए हो तो वो तुम्हारा क्या हाल कर सकता है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। शैली की बात का जवाब देते हुए रॉकी ने कहा, मैं समझ गया जी कि मेरी स्थिति क्या है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है और बीच में फंसा हुआ रॉकी भाई है। शैली ने तभी रॉकी को फटकारते हुए कहा, अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम जा करके रोनी को हवालात से छुड़वा करके लाओ। और कह करके शैली ने तुरंत फोन कट कर दिया। शैली के फोन कट करने के बाद रॉकी ने खुद से कहा, बेटा रॉकी, अब तुझे सावधानी से ही काम लेना पड़ेगा। और फिर रॉकी ने कुछ सचेत करते हुए फोन अपनी पॉकेट में रख लिया और वहां से चला गया। इधर अमित को कैफे में आते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे और इस गुजरते हुए वक्त ने उसे परिपक्व बना दिया था। अमित को अब अपने काम के बारे में सब पता लग गया था और इसलिए आज अमित कैफे का एक जिम्मेदार स्टाफ था और इसलिए कैफे का मालिक भी अब अमित के काम के लिए उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता था। रिया इन 6 महीनों में अमित के कैफे में बीच बीच में आती रही थी, मगर अमित जान करके उसे अटेंड करने कभी नहीं आया था। वह अक्सर रवि या फिर किसी दूसरे स्टाफ को रिया और उसकी सहेलियों को अटेंड करने के लिए भेज दिया करता था, क्योंकि जब भी वह रिया और उसकी सहेलियों को देखता था उसे वही घटना याद आ जाती थी जब रिया और उसकी सहेलियों ने उसे अपनी नौकरी के पहले दिन ही बेइज्जत किया था। आज अमित रोजाना की तरह जब कैफे के बाहर पहुंचा, वहां इत्तेफाकन रिया भी अपनी सहेलियों के साथ गाड़ी से आ गई थी। जब अमित अपनी साइकिल खड़ी करने के बाद वहां से कैफे की ओर जा रहा था, तब इत्तेफाक से उसकी नजर रिया की नजर अमित पर पड़ गई और दोनों की नजरें भी मिल गई थी। लेकिन रिया को देखते ही अमित ने तुरंत रिया की ओर से अपनी नजरें हटा ली और वहां से कैफे की ओर बढ़ गया और फिर रिया और उसकी सहेलियां भी कैफे के अंदर चली गई। रिया और उसकी फ्रेंड्स एक तरफ जा करके बैठ गई और फिर रिया इधर उधर कैफे में देखने लगी जैसे कि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। रिया को इधर उधर देखते हुए उसकी एक फ्रेंड ने उससे कहा, क्या हुआ रिया, किसे देख रही है तू? रिया ने कहा, कुछ नहीं, और कह करके रिया अपनी फोन चलाने लगी। और तभी उसकी फ्रेंड ने उससे कहा, फिर ऑर्डर करते हैं, कुछ भूख लग रही है यार। रिया ने कहा, फिर जो तुम लोग अपने लिए ऑर्डर करो वो मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। रिया की दोस्त ने तब उससे ओके कहा और वह इधर उधर वेटर को ढूंढने लगी। अमित अंदर किचन में जब पहुंचा, उसने रवि के पास जा करके कहा, रवि वो लड़कियां आज फिर आई हैं, क्या तुम उन्हें अटेंड कर? अमित अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले रवि ने बीच में बोलते हुए कहा, मुझे पता है अमित कि तुम्हें उन्हें अटेंड नहीं करते हो और मैंने भी उन्हें देख लिया है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ उनके पास उनका ऑर्डर लेने के लिए, तुम किसी और कस्टमर का ऑर्डर ले लो। और कह करके रवि वहां से रिया और उनकी फ्रेंड को ऑर्डर देने के लिए उस ओर बढ़ गया और अमित दूसरी टेबल पर बैठे हुए कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए चला गया। रिया अभी किचन की ओर देख ही रही थी और उसने देख लिया था कि रवि उनकी ओर आ रहा है और अमित दूसरी टेबल पर बैठे हुए कस्टमर को अटेंड करने के लिए चला गया। जब अमित दूसरी टेबल पर बैठे हुए कस्टमर को अटेंड कर रहा था, तब रिया उसी की ओर देख रही थी और वह नोटिस कर रही थी कि किस तरह मुस्कुरा करके उस टेबल पर बैठी महिला से बात कर रहा था और उनका ऑर्डर ले रहा था। रवि जब रिया की फ्रेंड से ऑर्डर ले रहा था, तब उसने नोटिस कर लिया था कि रिया अमित की ओर देख रही है। रवि जब अंदर किचन में पहुंचा, उसने उन लड़कियों का ऑर्डर आगे बढ़ा दिया और फिर उसने वहां खड़े अमित से कहा, अमित तुम्हें एक बात बतानी है। अमित ने रवि की ओर देखते हुए कहा, बोलो क्या बात है? रवि ने कहा, वो लड़की तुम्हारी ओर बड़े ध्यान से देख रही थी। अमित ने कहा, कौन लड़की? रवि ने कहा, उन्हीं में से एक लड़की तुम्हारी ओर देख रही थी जिनको तुम अटेंड नहीं करते हो। अमित ने कहा, मगर किस लिए? रवि ने कहा, ये तो नहीं पता, मगर मैंने नोटिस किया है कि जब तुम ऑर्डर ले रहे थे तब उसकी नज़र तुम पर ही थी। और फिर रवि ने मजाकिया लहजे में अमित के कान के पास आ करके धीरे से आगे कहा, मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है।
और कह करके रवि मुस्कुराने लगा। तभी अमित ने रवि से कहा, भूल गए तुम, उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की थी, वो भला मुझे क्यों पसंद करेगी, कुछ भी बोलते हो तुम रवि। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मजाक कर रहा था। और फिर रवि ने अमित से आगे कहा, चलो अपने ऑर्डर तैयार हो गए हैं, हम ऑर्डर दे करके आते हैं। अमित ने कहा ओके, और फिर दोनों अपने अपने ऑर्डर लेकर के चले गए। अमित और रवि दोनों ने अपने अपने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया और फिर दोनों और कस्टमर को अटेंड करने लगे। मगर इसमें भी अमित ने ध्यान रखा था कि उसने रिया के पास वाली टेबल पर बैठे हुए कस्टमर को रवि को अटेंड करने के लिए बोल दिया था और खुद वह रिया से दूर रखी टेबल पर बैठे हुए कस्टमर को अटेंड कर रहा था, ताकि ना वो रिया के आस पास होगा और ना ही उसे रिया और उसकी सहेलियों के पास जाना पड़ेगा। रिया सब नोटिस कर रही थी कि अमित उसके आस पास ही नहीं आ रहा है और उससे निश्चित दूरी बना करके अटेंड कर रहा है। और वह यह भी देख रहा था कि वह जिस भी कस्टमर को अटेंड कर रहा है बहुत ही अच्छे से अटेंड कर रहा है। रिया ने यह सब भी नोटिस किया कि अमित उसकी टेबल की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है, जैसे कि वह अमित के लिए वहां की कस्टमर हो ही ना। रिया को आज अमित का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा और इसलिए जब उसकी फ्रेंड ने रवि को कुछ लाने के लिए बुलाया और उसकी फ्रेंड रवि से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रिया ने बीच में बोलते हुए रवि से कहा, आप नहीं। रिया ने आगे हाथ से इशारा करते हुए रवि से कहा, आप उस लड़के को यहाँ भेजो। यह इशारा रिया ने अमित की ओर किया था। रवि ने जब रिया की बात सुनी तब उसने तुरंत रिया से कहा, मैडम आप मुझे बताइए, आपको जो चाहिए मैं ला देता हूँ। रिया ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि आप उस लड़के को भेजो यहाँ। रवि ने कहा, अमित अभी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, वह नहीं आ पाएगा, आपको जो चाहिए आप मुझे बता सकती हैं। रिया ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा कि उस लड़के को बुलाओ, तुम्हें सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती है क्या। रवि ने तब रिया से गुस्से में कहा, मैडम अमित यहाँ नहीं आएगा, आपको ऑर्डर करना है तो कीजिए और मुझे और भी कस्टमर अटेंड करने हैं। रिया की दोस्तों को भी रिया की यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए रिया की एक दोस्त ने रिया से कहा, रिया क्या फर्क पड़ता है, जब ये लड़का ऑर्डर लेकर के आ रहा है तब फिर क्या प्रॉब्लम है। और फिर रिया की उस फ्रेंड ने रवि से कहा, आप अभी जाइए, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे। और तब रवि वहां से चला गया। रवि के वहां से जाने के बाद रिया की फ्रेंड ने रिया से कहा, रिया आखिर तू उस लड़के को बुला क्यों रही है। रिया ने कहा, तुझे मालूम है वो लड़का कौन है। और फिर रिया ने अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वो लड़का वही है जिसको तुमने सुना दिया था। रिया की दोस्तों ने तब अमित की ओर देखा और फिर कहा, हाँ याद आ गया, लेकिन जब तू जानती है कि हमारी उससे पहले ही बहस हो चुकी है तब फिर तू क्यों उसे बुला रही है। रिया ने कहा, तुम लोग देखो कैसे वह और कस्टमर को हंस हंस करके अटेंड कर रहा है, लेकिन हमारी टेबल के आसपास भी नहीं आता। मुझे यही देख करके अच्छा नहीं लगता यार, आखिर हम भी तो यहाँ के कस्टमर हैं। रिया की दोस्त ने तब रिया से कहा, मगर तुझे कोई तो अटेंड कर ही रहा है ना, तब फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर रिया की दूसरी दोस्त ने उससे कहा, रिया वह जान करके हमें अटेंड करने नहीं आता है, क्योंकि हमने उससे क्या कुछ कहा था तुझे तो पता ही है। रिया तभी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने फिर अपनी फ्रेंड से कहा, तुम लोग खाओ, मैं पेमेंट करके आती हूँ। और कह करके रिया पेमेंट काउंटर की ओर बढ़ गई। रिया पेमेंट काउंटर पर खड़ी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच भी उसकी नजर अमित की ओर चली गई थी। जब रिया का नंबर आया उसने कैशियर को पेमेंट कर दी। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद रिया ने 500 का एक नोट कैशियर की ओर और बढ़ा दिया। 500 का नोट देख करके कैशियर ने रिया से कहा, कुछ और ऑर्डर करना है क्या आपको। रिया ने कहा नहीं। और फिर रिया ने कैशियर से आगे कहा, ये रुपए आप अमित को मेरी तरफ से टिप में दे देना। कैशियर ने कहा, ओके मैम। और कह करके रिया जाने ही लगी थी कि तभी उसके बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए और फिर उसने कैशियर के पास आ करके कहा, सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये टिप आप मेरे यहाँ से जाने के बाद अमित को दीजिएगा। कैशियर ने कहा, ओके मैम। और कह करके रिया वहाँ से आगे बढ़ गई। अमित और रवि दोनों अभी किचन में थे। तभी रवि ने अमित से कहा, अमित वो लड़की ने मुझसे गुस्से में कहा
कि मैं तुम्हें बुला दूं, लेकिन फिर मैंने भी उससे बोल दिया कि अमित नहीं आएगा। अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती है। और फिर रवि ने अमित से आगे कहा, बड़े लोग होंगे तो अपने घर के, यहाँ हम इनकी गुलामी थोड़े ही करते हैं। जब अपनी गलती नहीं तब फिर डर किस बात का। अमित ने कहा, पता नहीं उन लड़कियों के मन में आखिर चल क्या रहा है। मुझे तो डर है कि उनकी वजह से मुझे अपनी जॉब ही ना छोड़नी पड़ जाए। रवि ने अमित की ओर देखते हुए कहा, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो अमित। मैंने कहा ना कि अगर हमारी गलती नहीं है तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमारे मालिक भी हमारा ही साथ देंगे, इसलिए तुम्हें उन लड़कियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इधर प्रेरणा आज जब सुमित के घर डिनर करने गई तब उसके चेहरे पर उदासी के भाव अभी भी साफ देखे जा सकते थे, और वह आज चुपचाप सी खाना खा रही थी। इसलिए तब संध्या ने प्रेरणा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है प्रेरणा, सब खैरियत तो है ना? प्रेरणा ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जी दीदी सब ठीक है। संध्या, मैंने तुमसे अधिक दुनिया देखी है प्रेरणा। तुम्हारे चेहरे की बनावटी मुस्कान तो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या बात है जो तुम इतनी परेशान दिखाई दे रही हो? तब प्रेरणा ने सारी घटना सुमित और संध्या दोनों को बता दी। सब सुनने के बाद सुमित ने प्रेरणा से कहा, उनकी जो हालत आज प्रतीक ने की है उसके बाद वो दोनों गुंडे किसी और लड़की को छेड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और फिर संध्या ने प्रेरणा से कहा, यह जीवन है प्रेरणा, यहाँ हम लड़कियों को हर कदम पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पता नहीं यहाँ कब कौन इंसानी रूप में हैवान मिल जाए। और फिर संध्या ने प्रेरणा से आगे कहा, प्रेरणा, प्रतीक ने उन गलत लोगों को उनकी सही जगह भेज दिया, इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तुम तो एक बहादुर लड़की हो, है ना? प्रेरणा ने तब हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर सभी चुपचाप खाना खाने लगे। कुछ देर के मौन के बाद सुमित ने कहा, एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि अपना प्रतीक किसी हीरो से कम नहीं है। सुमित की कही यह बात सुन करके प्रेरणा ने खुद से मन में कहा, मगर वो हीरो मुझे अपना विलेन समझता है। अमित छुट्टी होने के बाद जब घर के लिए कैफे से निकलने ही लगा था कि तभी वहाँ के कैशियर ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अमित रुको, तुम्हें कुछ देना है। अमित तब रुक गया और कैशियर ने उसकी ओर रिया का दिया हुआ 500 का नोट बढ़ा दिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 7 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।